आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय के व्याकरण का टॉपिक जो है वर्णमाला के अंतर्गत जो है संयुक्त व्यंजनों को कैसे लिखा जाए इस विषय में चर्चा करेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाई वाले वर्णों की पहचान व उनकी लेखन विधि क्या है। प्यारे श्रोताओं, आज जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा का महत्व कम होता जा रहा है। आज प्रत्येक अभिभावक बच्चे के पैदा होते ही ये चाहता है कि उसका जो है बच्चा केवल अंग्रेजी भाषा ही बोले, अंग्रेजी ही जो है सीखे, और हिंदी को एक तरह से नकारा जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, आज जो है हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हिंदी भाषा प्रेमी हैं या जो अध्यापन व्यवसाय से जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे छात्र अध्यापक हैं, उन सबको हिंदी भाषा संबंधी छोटी छोटी जो विसंगतियां हैं उन सब का पता होना चाहिए। देखिए, जो है प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि हम किसे कहते हैं? लिखाई के चिन्हों को लिखकर जो प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो है जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। या मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए वे निश्चित किए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो हिंदी की जो है लिपि देवनागरी है, ये आप जानते हैं, और उस देवनागरी लिपि की जो है एक वर्णमाला है। वर्णमाला, हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो हिंदी की वर्णमाला के वर्णों की संख्या में भी जो है लोगों की अलग अलग मत हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ, यदि पारंपरिक रूप से यदि हम हिंदी की जो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है उनकी संख्या के बारे में बताऊं तो 11 जो है स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। लेकिन 11 स्वरों के अतिरिक्त जो है आज एक आगत स्वर है अ की ध्वनि, जैसे हम कॉलेज, ऑफ, फिलोसफी, डॉक्टर, ये इस तरह के जो शब्द लिखते हैं उसमें आ और ओ के मध्य की जो ध्वनि होती है उसका हम प्रयोग करते हैं। और जो है इसके अलावा स्वरों के साथ ही जो है 2 अयोगवाह, अनुस्वार और अनुनासिक, और एक जो है विसर्ग और हल चिन्ह का प्रयोग भी आज जो है मानक रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। आज जो अर्ध अक्षर लिखने की जो लिपि थी उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है जिस अक्षर के नीचे हलंत लगाते हैं तो वो क्या माना जाता है? तो आधा अक्षर माना जाता है अर्ध अक्षरात्मक लिपि के लिए। अब जो दूसरी बात करते हैं हम व्यंजन। व्यंजन जो है हमारे 33 हैं, लेकिन कुछ आगत व्यंजन हैं। जैसे मैं ये आपको दिखाना चाहूंगी आगत व्यंजन में कौन कौन से हैं। जो एक तो क वर्ग से लेकर प वर्ग 25 तो ये हैं, और ड और ढ ये विकसित जो हिंदी की विकसित ध्वनियां हैं, ये जो अर्थ में परिवर्तन कर देती हैं। फिर जो है हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उस व्यंजन श श श ह, और संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र ग और श्र। और आगत जो व्यंजन है वो क्या है? क, खो, गो, ज और फ। इनको जो है अरबी फारसी के प्रभाव से जो हिंदी में ही शामिल मतलब हम कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं, देखो अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है 2 वर्णों के मेल से बने हैं। फिर भी अब इनको तो एक मानक रूप प्रदान कर दिया गया है, लेकिन यदि हम हिंदी में गहराई से सोचें तो न जाने कितने ही जो है हम संयुक्त वर्णों का प्रयोग करते हैं। संयुक्त वर्ण 2, लेकिन उनका एक प्रचलित रूप नहीं है। हम अब क्लास लिखते हैं या जो है दफ्तर लिखते हैं तो द फ आधा त, कुत्ता लिखते हैं, उसमें तो खैर एक ही ध्वनि जो है वो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो हिंदी के जो वर्णमाला में जो व्यंजन है उनमें भी जो है
3 प्रकार की पाई वाले जो है व्यंजन हैं। अब 3 प्रकार की पाई वाले व्यंजनों में देखो हम किन किन को लेते हैं। सबसे पहले जो खड़ी पाई पर समाप्त होने वाले वर्ण हैं, जैसे ख, गो, घो, सो, झो, ण, तो, थो, न, प, बो, भो, मो, य, ल, व, श, श। अब समझने के लिए बात, पाई में किसको कह रही हूं, जिसमें ये इस तरह का ये जो डंडा लगा रहता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पाई। अब देखिए ये खड़ी पाई ये हर एक में देखिए ये ऐसे लगी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, पाई। और ये जो ऊपर लिखी होती है इसको क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। ये पाई है और ये शिरोरेखा। तो जो समाप्त होने वाला, अब ये समापन की ओर, ये खो, गो, घो, ये समाप्त होता है इस पाई पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, खड़ी पाई पर समाप्त होने वाले वर्ण। देखो इस वर्ग के जो व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय जब हम संयुक्त व्यंजन लिखते हैं तो इनकी खड़ी पाई जो है हटा दी जाती है और शेष बचे हुए वर्ण को अगले वर्ण के साथ लिख दिया जाता है। जैसे हम ख्याति लिखते हैं तो ये जो ख की मैंने पाई बताई थी इसको हम हटा देते हैं और ये इस तरह से मिला। प्यारा, प के जो पिछला जो समापन की वो है उसको हटा दिया और हमने अगले वर्ण के साथ इसको जोड़ दिया। ज्वाला, देखिए ये ज की हमने पाई को हटा दिया इस तरह से। तो ये भी जो एक प्रकार जो है संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्णों का काम कर रहे हैं। ध्यान, ये इस तरह से इसको जो खड़ी पाई वाले जो समाप्त होने वाले वर्ण हैं उनकी हम पाई को हटा देते हैं और दूसरे वर्ण के साथ जोड़कर लिखते हैं। अब दूसरी जो श्रेणी है, वे वर्ण जिनके मध्य में खड़ी पाई आती है, मध्य में मतलब बीच में, वो कम ही है संख्या में। देखो क और फ, अब ये मध्य माने बीच में, क में देखो, फ में। अब इन वर्णों को मिलाकर लिखते समय खड़ी पाई के बाद के अंश को, जो बाद का अंश कौन सा, ये खड़ी पाई का, ये बीच में है और ये, तो इस नीचे वाले हिस्से को हम हटा देते हैं, इसको हटा देंगे। लेकिन ये और ये जैसे हमने लिख के देखा क्या, अब हमने उस नीचे वाले हिस्से को हटा दिया। क्लांत, दफ्तर, तो ये वे वर्ण होते हैं जो है जिनके मध्य में खड़ी पाई होती है। अब कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो है मध्य पाई वाले वर्ण छांटिए, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं होता कि पाई है क्या। अब जो अगली श्रेणी है, तीसरी श्रेणी, छोटी पाई वाले वर्ण। जो छोटी पाई वाले, या कई बार इसको हम सिर पे भी बोलते हैं, देखो छ, इसके ये छोटी पाई वाले, ट इस पे लगा हुआ है, ठ, ड, द, ह, ये इन सब, ये जो छोटी सी, इसको हम क्या कहते हैं, छोटी पाई वाले। ये शिरोरेखा होती है और ये जो है छोटी पाई वाले। तो इन व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय इन वर्णों का साथ क्या हम लगा देते हैं, हलंत चिन्ह लगा देते हैं। जैसे अब इनको आधा लिखते वक्त देखो मिट्टी, अब इसका ये इसके नीचे हलंत, इसका मतलब ये आधा इसका है, इसको हम इकट्ठा। गड्ढा, विद्या, लेकिन आज भी जो हिंदी में द और ये, द्व और ह और न और हम, ये परंपरागत रूप क्रमशः देखो द को हम इस तरह से विद्या लिखते हैं, ये विद्वान लिखते हैं, तो ये इस तरह से लगता है। ह और ये न, ह और म। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि जो है जो भी वर्ण ऊपर है वो स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। देव, ये मानक रूप मतलब इस तरह से प्रचलित हैं, गलत ये भी नहीं है। लेकिन आज जो है टंकण की जो है सुविधा के लिए जो है हमने एक हल चिन्ह का प्रयोग कर लिया, क्योंकि यदि हम कीबोर्ड का देखते हैं, हिंदी की कीबोर्ड में अगर संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या देखें तो बहुत अधिक हो जाएगी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने क्या किया, ये हल चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो अब जो वर्तमान समय में लेखन में जो है एक रूपता लाने के लिए जो हलन चिन्ह का ही प्रयोग होने लगा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मैं मानती हूँ कि आप इस छोटी सी जानकारी से परिचित हो गए होंगे और मेरी एक अगली नई जानकारी के लिए आप मेरा अगली वीडियो देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।